हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया एक स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं, जिसका जो एक रियल में ये एक बंगाली स्टोरी है, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है, जिसका शीर्षक है छुट्टी। लेकिन इसे हिंदी में भी ट्रांसलेट किया गया है बाद में घर वापसी नाम से। तो कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने वाला हूँ उस कहानी को हम सभी ने किसी न किसी से ज़रूर सुनी होगी, और इस कहानी का नाम है घर वापसी, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर के लोकप्रिय कहानियों में से एक है। फटीक एक 14 साल का बच्चा, जो कि पूरे गांव में सबसे शरारती था, फिर भी लोग उसे बहुत प्यार करते थे और अपने दोस्तों का तो लीडर हुआ ही करता था वह। एक दिन वह खेल खेल में फटीक अपने दोस्तों को कहता है, देखो यह बड़ी सी लकड़ी देख रहे हो ना, इस लकड़ी को इस पेड़ के मालिक ने काटा है। अगर हम इस लकड़ी को उठाकर नदी में फेंक दें तो इसका मालिक इसे ढूंढते ढूंढते पागल हो जाएगा, फिर देखना कितना मजा आएगा। फटीक की बात मानकर सब बच्चे मिलकर लकड़ी को धक्का देने लगे, जिससे कि लकड़ी नदी में गिर जाए। उसी समय फटीक का छोटा भाई माखन वहां आ जाता है और उस लकड़ी पर बैठ जाता है। फटीक उसे समझाता है, माखन उतर जा वरना तुझे चोट लग जाएगी, पर माखन उसकी बात नहीं मानता। फिर फटीक अपने दोस्तों को कहता है, चलो इस माखन को भी इस लकड़ी के साथ ही नदी में फेंक देते हैं। इस तरह खेल खेल में माखन नदी में गिर जाता है और उसे चोट लग जाती है। माखन रोते रोते अपने घर चला जाता है। थोड़ी देर तक अपने दोस्तों के साथ खेलने के बाद जब फटीक अपने घर आता है तब देखता है कि उसकी माँ बहुत गुस्से में है और उससे सवाल करती है। फटीक की माँ उससे कहती है, फटीक तूने फिर से माखन को मारा ना? फटीक कहता है, नहीं मैंने इसे नहीं मारा, वह तो खेल खेल में लग गया। माखन बोलता है, नहीं इसी ने मुझे मारा है। तब फटीक गुस्से में माखन को मारने के लिए आगे आता है कि तब तक उसकी माँ बीच में आ जाती है। फटीक गुस्से में अपनी माँ को भी धक्का दे देता है। तब उसकी माँ कहती है, तेरी शरारतें तो दिन के दिन बढ़ती ही जा रही है, आज तो तूने मुझे भी धक्का दे दिया। इन सब में नोकझोंक चलती रहती है। तभी बाहर से आवाज आती है, घर पर कोई है? फटीक की माँ जैसे ही बाहर जाती है तो कहती है, अरे बिशंबर भैया, अरे आप कब आए? तब फटीक की माँ जोर से आवाज आकर कहती है, फटीक माखन देखो कौन आए हैं, तुम्हारे मामा। दोनों बच्चे दौड़कर जाते हैं और अपने मामा को प्रणाम करते हैं। दोनों बच्चे बहुत खुश होते हैं कि उनके मामा उनसे मिलने आए हैं। एक दिन दोनों बच्चों को पढ़ता हुआ देखकर उनके मामा फटीक के माँ से सवाल करते हैं, पढ़ाई कैसा चल रहा है दोनों का? उनकी माँ उनसे कहती है, मेरा माखन तो पढ़ने में अच्छा है और रोज पाठशाला भी जाता है, पर यह फटीक न पाठशाला जाता है और न ही घर में पढ़ाई करता है, और माखन घर में पढ़ने बैठता है तो उसे भी पढ़ने नहीं देता है। तब उनके मामा सोचते हैं, मेरी विधवा बहन इतनी गरीबी में 2 बच्चों का खर्चा कैसे उठा पाती होगी। अगर मैं फटीक को अपने साथ ले जाऊं तो बच्चों की अच्छी परवरिश भी हो सकती है। यह सोचते सोचते अचानक उसके मामा फटीक से कहते हैं, फटीक तू मेरे साथ कलकत्ता चलेगा? यह बात सुनकर उसकी माँ तो खुश हो जाती है और फटीक से कहती है, फटीक तू जाएगा मामा के साथ? फटीक झट से हाँ कर देता है, क्योंकि उसे बचपन से ही कलकत्ता जाने का, वहां रुकने का, घूमने का बहुत शौक था। फटीक के मामा कहते हैं, मैं तेरा वहां जाकर अच्छे से स्कूल में दाखिला करवा दूंगा, तू वहां पढ़ना, ठीक है? वहां तेरी मामी है, तेरे भाई हैं, तुझे माँ की भी याद नहीं आएगी। अगले दिन जब फटीक कलकत्ता जाने के लिए तैयार था, तब फिशिंग रॉड, पतंग और आज तक उसने जितनी भी चीजें जुगाड़ की हो सब उठाकर माखन को दे देता है और कहता है, लो यह सब तू रख ले, तू खेलना इससे, ठीक है? मुझे वहाँ बहुत कुछ मिल जाएगा खेलने के लिए, इसलिए यह सब तू रख ले। फटीक की माँ उसे समझाते हुए कहती है, बेटा अच्छे बच्चे की तरह रहना, मामी को ज़्यादा परेशान मत करना, उनकी सारी बातें मानना और अच्छे से पढ़ाई करना। अपनी आंखों से ढेर सारी अपने लिए फटीक को गांव से कलकत्ता की ओर रवाना होता है। अपनी आंखों में ढेर सारी सपने लिए फटीक अपने गांव से कलकत्ता की ओर रवाना होता है। कलकत्ता पहुंचकर वह बड़ी बड़ी आंखों
आंखें करके इधर उधर देखता रहता है और बोलता है, मामा कलकत्ता तो बहुत जगह है, बिल्कुल सपनों जैसा। घर पहुंचते ही उसके मामा कहते हैं, देखो मैं किसे ले आया, यह है फटीक, कितना बड़ा हो गया है ना, आज से यह हमारे साथ ही रहेगा। अब तो उसकी मामी कहती है, हाँ हाँ, घर में ही धर्मशाला है, 3 बच्चों का तो आपसे चलता ही नहीं, अब इसे भी उठा ले आए हो, यह एक जंगली है, हम शरीफों की सोसाइटी में नहीं रह सकता, देखना यह कितनी जल्दी वापस जाता है। फटीक को अपनी मामी की यह बात बुरा लगता है, वह हंसकर टाल देता है। अगले दिन फटीक के मामा उसे स्कूल में दाखिला करवा देते हैं। उसके लिए नए किताबें, नए खिलौने, नए कपड़े लेकर आते हैं, जिसे देखकर फटीक बहुत खुश होता है। पर फटीक की वह खुशी ज़्यादा दिन तक बरकरार नहीं रखती। फटीक की मामी की बातें दिन व दिन बढ़ती ही जा रही थी। हर बात पर उसे नीचा दिखाना, हर बात पर उसे जंगली कहना, और यहाँ तक कि अपने बच्चों को भी फटीक के साथ खेलने के लिए मना किया हुआ था। फटीक बहुत खुश मिजाज एवं हंसमुख लड़का था। दिन व दिन गुमसुम और बहुत ही शांत होता जा रहा था, जैसे लग रहा था कि वह अंदर ही अंदर घुट रहा है। वह शहर में तो आ गया, लेकिन अब उसका दम घुटने लगा था। उसे वहाँ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। अब उसे अपनी माँ के पास वापस जाना था, अपने गांव जाना था, वहां जाकर ही रहना था पहले की तरह। फटीक सोचता था कि उसके मामा जी उसे यहाँ ले आए तो थे, क्यों न वह उन्हीं से बात करे, वह उनसे फिर से अपने माँ के पास छोड़ कर आएंगे। फटीक अपने मामा से कहता है, मामा मुझे मेरी माँ की बहुत याद आ रही, आप मुझे फिर से गाँव छोड़कर आए। फटीक के मामा ने फटीक से कहा, क्यों बेटा, तुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा, यहाँ तो तेरी मामी है, तेरे भाई हैं। फटीक कहता है, नहीं, मुझे गांव जाना है, अपनी माँ के पास। तब फटीक के मामा उसे समझाते हुए कहते हैं, अच्छा ठीक है, अभी रुक जा, अक्टूबर महीने में दुर्गा पूजा की छुट्टी पड़ने वाली है, तू तब चले जाना, ठीक है। फटीक के भीतर जैसे जान में जान आई, पर दुर्गा पूजा को तो अभी 2 महीने बाकी थे। फटीक दुर्गा पूजा आने के दिन गिनने लगा, कब दुर्गा पूजा आए, कब मामा को छुट्टी मिले और वह अपनी माँ के पास चला जाए। इस तरह परेशान रहने की वजह से फटीक से उसकी किताब गुम हो गई। फटीक को अपने स्कूल में रोज डांट पड़ने लगी, दूसरे बच्चों के सामने उसका मजाक बनता, टीचर उसे रोज मारती। फटीक सोचता कि क्यों ना वह यह बात अपनी मामी को बताए, शायद वह उसकी कुछ मदद करे। फटीक बहुत हिम्मत जुटाकर अपनी मामी से सब बात बताता है। तब उसकी मामी उस पर चिल्लाते हुए कहती है, क्यों, कहाँ गुमाए किताब, अब तुम महीने में 10 बार किताब गुमाओगे तो हम तुझे 10 बार खरीद कर देंगे, पैसे का पेड़ लगा है क्या। फटीक की मामी उसे बहुत कुछ सुना देती है। इतना ही नहीं, फटीक की मामी ने फटीक पर हाथ भी उठाई। फटीक उस दिन बहुत रोता है, उसे बहुत तकलीफ होती है। उस दिन फटीक फैसला कर लेता है कि बस बहुत हुआ, अब मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे अपने गांव जाना है, कुछ भी करके मैं कल गांव चला जाऊंगा। फटीक को उस वक्त तेज बुखार भी रहता है, पर वह घर से निकलता है, वह कहाँ जाएगा, कैसे जाएगा, कुछ पता नहीं, बस घर से निकल गया। फटीक को घर में ना पाकर उसके मामा बहुत घबरा जाते हैं। अगल बगल ढूंढने पर भी जब फटीक नहीं मिलता है तो मामा जाकर पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करके आते हैं। तब उसकी मामी उसके मामा को कहती है, लो अब भूख तो बहुत शौक से उठा कर ले आए थे ना, या जंगली जंगल में ही बसते हैं, शहर में नहीं, लो अब ढूंढो, ढूंढते ही रह जाओगे, जब से आया है हमारी जिंदगी नर्क से भी बदतर बना दी है इस लड़के ने। तब फटीक के मामा जवाब देते हुए कहते हैं, क्यों, तुम्हें क्यों तकलीफ होती है, तुम्हारे लिए तो अच्छा ही हुआ, अब बच्चा अंदर ही अंदर इतना घुटता था, तुम्हें दिखा नहीं, तुम तो हमारे बच्चों को उसके साथ खेलने के लिए भी मना किया हुआ था, अब क्यों अफसोस कर रही हो। सही कहा तुमने, फटीक को यहाँ लाना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। मैंने क्या सोचा था कि और क्या हो गया, मैंने सोचा था कि फटीक यहाँ आकर एक अच्छी परवरिश पाएगा, पर बेचारा अंदर ही अंदर घुटता रहा, पता नहीं किस मुसीबत में होगा, कहाँ होगा। शाम को एक हवलदार फटीक को लेकर आता है। फटीक के कपड़े बिल्कुल भीगे हुए थे। हवलदार से पूछने पर कहा कि फटीक गंगा पार करके अपने घर जाने की कोशिश कर रहा था। फटीक के मामा देखते हैं कि फटीक की आंखें बिल्कुल लाल थी और उसका शरीर बिल्कुल तप रहा था। फटीक के मामा जल्द से डॉक्टर को बुलाते हैं। डॉक्टर आकर फटीक का इलाज करते हैं और यह कहता है कि फटीक को मलेरिया हो रही है और वह बस कुछ ही दिनों का मेहमान है। फटीक तब भी अपनी माँ को ही ढूंढता है। तब उसके मामा कहते हैं, बेटा तेरी माँ जल्द ही आएगी, तो बिल्कुल परेशान मत हो। फटीक की माँ रोते हुए आती है और उसे अपने गोद में ले लेती है। तब फटीक अपनी माँ से कहता है, माँ मुझे छुट्टी मिल गई है, अब मैं जा रहा हूँ। ऐसा कहने के बाद फटीक की आंखें बंद हो जाती है।
उसकी माँ कहती है, बेटा एक बार उठ जा, बेटा हम तुझे लेने के लिए आए हैं। तो अपनी माँ से बात नहीं मानेगा। उसकी माँ यह सब कहते रहती है, वह रोती रहती है, पर फटिक वह कहाँ उठने वाला था। वह तो हमेशा हमेशा के लिए सो चुका था। फटिक इस दुनिया को छोड़कर जा चुका था।